Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। राज्यसभा में एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। संसदीय समिति ने मनरेगा में समस्याओं को उजागर करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC में प्रमुख सुधारों की सिफारिश की गई। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। FAO ने लवण प्रभावित मृदा की वैश्विक स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 2024 आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। राज्यसभा में एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। यह प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना और न्यायिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखना है। आज़ादी के बाद से 6 बार न्यायाधीशों के खिलाफ पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन कोई भी पारित नहीं हुआ। चलिए न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी जान लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 124 क्लोज 4। यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 218, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की समान प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है आधार। साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, हालांकि इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरा है प्रक्रिया, जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित होती है। चलिए अब पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया के चरण को भी समझ लेते हैं। पहला है पद से हटाने की शुरुआत। ऐसे प्रस्ताव पर कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर यह प्रस्ताव संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाता है। दूसरा है जांच। यह आगे 3 सदस्यीय समिति को भेजा जाता है, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। समिति आरोप की जांच करती है और अपने निष्कर्षों एवं टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। इसके बाद अध्यक्ष या सभापति रिपोर्ट को लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष रखते हैं। यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो उसकी रिपोर्ट को उस सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है जहां इसे पेश किया गया था। प्रक्रिया में तीसरा है संसदीय अनुमोदन। इसके लिए प्रस्ताव को विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों के पास होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत की बात करें तो इसका तात्पर्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या के बहुमत से है। चौथा है राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाही। यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। संसदीय समिति ने मनरेगा में समस्याओं को उजागर करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में राज्यों में कम मजदूरी और मजदूरी दर में असमानता संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही मनरेगा में सुधारों से संबंधित सुझाव भी दिए गए हैं। आइए अब बात करते हैं मनरेगा से संबंधित अन्य मुद्दों की।
भुगतान संबंधी मुद्दे देखें तो इसमें भुगतान में देरी तथा राज्यों द्वारा बेरोजगारी भत्ता और विलंब संबंधी मुआवजा न देना शामिल है। दूसरा है प्रौद्योगिकी को अपनाना। इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की आवश्यकता आदि से संबंधित मुद्दों के कारण लाभार्थी इससे वंचित रह जाते हैं और ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट के संचालन में भी अनियमितताएं देखी गई हैं। उदाहरण के लिए 2020-21 में केवल 14% ग्राम पंचायत ने विकास योजनाओं का ऑडिट किया गया था। इसी के साथ चलिए अब जानते हैं समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं। पहला, मजदूरी दर में संशोधन। मजदूरी दर को बढ़ती मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है मजदूरी में समानता। मनरेगा लाभार्थियों को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समानता के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 39D राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अनुपालन में होना चाहिए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 39D में पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा मजबूत वित्तीय प्रबंधन की सिफारिश की गई है। इसके तहत वेतन और सामग्री संबंधी घटकों के लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए। और आखिर में कार्य के गारंटीकृत दिनों में वृद्धि करना। कार्य की मांग को पूरा करने के साथ साथ संधारणीय परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कार्य के गारंटीकृत दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिवस किया जाना चाहिए। चलिए खबर के अंत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MGNREGS के बारे में जानते हैं। इसका मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह एक प्रकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देना है जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। और आखिर में इसकी कवरेज देखें तो यह 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC में प्रमुख सुधारों की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में माना गया है कि IBC ने भारत में संकटग्रस्त कॉरपोरेट परिसंपत्तियों के समाधान में सुधार, क्रेडिट अनुशासन बढ़ाने और अनुत्पादक परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि इसके बावजूद समिति ने IBC में कुछ कमियां देखी हैं जो इसकी पूर्ण प्रभावशीलता में बाधक बनी हुई हैं। आइए IBC पर समिति द्वारा उजागर किए गए मुद्दे जान लेते हैं। समिति ने समाधान पेशेवरों यानी RPs के आचरण और सक्षमता पर सवाल उठाए हैं। सरकारी लेनदारों के दावों और हितधारक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता का अभाव है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण NCLT में मामलों के पंजीकरण और न्याय निर्णय प्रक्रिया में लगातार देरी देखी गई है। समिति ने पाया कि 64% कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP संहिता के तहत निर्धारित 330 दिन की सीमा को पार कर चुकी है। चलिए समिति की मुख्य सिफारिशों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले मामलों का समय सीमा पर निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा समय संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता देने के लिए एक तत्काल सूची प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। 14 दिनों के भीतर आवेदनों की प्रोसेसिंग को अनिवार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 क्लोज 3 के समान प्रावधानों को लागू करना चाहिए। निजीकृत सेवा केंद्रों की सफलता के आधार पर न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि NCLT के सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज मामले में निर्दिष्ट किया है। सरकारी दावों, विशेष रूप से करों, जुर्माने आदि के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए। आखिर में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी कि IBC 2016 के बारे में भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित व संशोधित करना है। संहिता के 4 स्तंभ है। पहला है दिवाला पेशेवर यानी कि IPs, वे दिवाला परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज यानी IU, इनका काम ऋणदाताओं और ऋण देने की शर्तों के बारे में तथ्य जुटाना है। तीसरा है
अधिनिर्णय प्राधिकरण यानी AA, इसमें कॉरपोरेट दिवालियापन के लिए NCLT तथा व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए ऋण वसूली अधिकरण यानी DRT की स्थापना की गई है। चौथा है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI। यह अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए विनियम निर्दिष्ट करने हेतु जिम्मेदार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। इस विधेयक के जरिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को शामिल करना है। आइए विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले योजना की तैयारी। आपदा से निपटने की योजना बनाने की जिम्मेदारियां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों SDMAs को सौंपी गई है। पहले ये जिम्मेदारियां कार्यकारी समितियों के पास थी। इसी के साथ NDMA और SDMAs के कार्यों का विस्तार किया गया है। इन्हें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आपदा जोखिमों का आकलन करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने, राहत संबंधी दिशा निर्देशों की सिफारिश करने जैसे अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं। तीसरा है राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस। इसमें आपदा जोखिमों के प्रकार और गंभीरता, फंड का आवंटन जैसी सूचनाएं होंगी। साथ ही यह विधेयक राज्य सरकार को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए अलग से शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। इनके अलावा राज्य आपदा मोचन बल SDRF के गठन का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक राज्य सरकार को SDRF गठित करने तथा इसके कार्य और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। और आखिर में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC और उच्च स्तरीय समिति HLC। इस विधेयक में NCMC और HLC को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि NCMC बड़ी आपदाओं के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी, वहीं HLC आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। खबर के अंत में जानते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन के लिए 3 स्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और योजनाएं बनाने तथा दिशा निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA। इसका अध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। यह राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा व आखिरी है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA। इसे जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। यह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। FAO ने लवण प्रभावित मृदा की वैश्विक स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा विगत 50 वर्षों में लवण प्रभावित मृदा यानी सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स की स्थिति का पहला बड़ा वैश्विक आकलन है। लवण प्रभावित मृदा में या तो घुलनशील लवण यानी सैलाइन सॉइल या एक्सचेंजेबल सोडियम आयन यानी सोडिक सॉइल की उच्च मात्रा होती है। इनकी उच्च मात्रा मृदा की उर्वरता और पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लवणीय मृदा की मात्रा को विद्युत चालकता के आधार पर मापा जाता है। जितनी अधिक विद्युत चालकता होगी, मृदा में लवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। चलिए मृदा के लवणीकरण और सोडिफिकेशन को बढ़ाने वाले कारक जान लेते हैं। मानव जनित कारक देखें तो पहला है कृषि पद्धतियों में दक्षता की कमी। इसके उदाहरण है उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, सिंचाई के लिए खराब गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, सिंचाई के लिए जल भृतों एक्यूफर्स का अत्यधिक दोहन, समुचित जल निकास प्रणाली का अभाव आदि। दूसरा है वनों की कटाई। गहरी जड़ों वाली वनस्पतियों को काटने से मृदा में लवण की मात्रा बढ़ती है। यह वास्तव में शुष्क भूमि में लवणीकरण का उदाहरण है। अन्य कारक देखें तो तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल पंप करना, खनन गतिविधियां आदि भी मृदा में लवण की मात्रा बढ़ाती हैं। प्राकृतिक कारक देखें तो जलवायु संकट से शुष्कता का बढ़ना, परमाफ्रॉस्ट पिघलना जैसे कारक भी मृदा की लवणता को बढ़ा रहे हैं।
चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है विश्व में मृदा लवणीकरण। इसके कवरेज की बात करें तो विश्व में लगभग 1.4 बिलियन हेक्टेयर भूमि यानी विश्व का कुल लगभग 10% क्षेत्रफल लवणीकरण से प्रभावित है। इसमें भविष्य में 24 से 32% वृद्धि की आशंका जताई गई है। इससे सबसे अधिक प्रभावित देश देखें तो कुल क्षेत्रफल के मामले में ऑस्ट्रेलिया लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित देश है। यहाँ 357 मिलियन हेक्टेयर भूमि लवणीकरण से प्रभावित है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में ओमान लवणीकरण से सबसे अधिक प्रभावित देश है। ओमान का 93.5% भू क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित है। दूसरा है भारत में लवणता से प्रभावित मृदा। भारत का लगभग 6.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवणीकरण से प्रभावित है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.1% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित राज्य गुजरात है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का स्थान है। सिंचाई के लिए खारे भूजल यानी ब्रैकिश ग्राउंड वाटर के उपयोग के कारण भारत की कुल सिंचित कृषि भूमि का लगभग 17% हिस्सा लवणीकरण से प्रभावित है। तीसरा है संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियां। लवणीकरण की समस्या से निपटने के लिए रिपोर्ट में संधारणीय कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इनमें ये शामिल हैं मल्चिंग अपनाना, लवण सहिष्णु पादप किस्में विकसित करना, बायो रेमेडिएशन तकनीक अपनाना आदि। चलिए बढ़ते हैं अंतिम मुख्य खबर की ओर। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 2024 आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भारत की समुद्री उपलब्धियों और एक उभरती वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में इसकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित किया गया था। ज्ञातव्य है कि मंत्रालय द्वारा सागरमाला कार्यक्रम के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का भी विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की समुद्री विरासत को उजागर करना और विश्व के सबसे बड़े समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करना है। आइए भारत की समुद्री विरासत पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं प्रारंभिक काल यानी 3000 से 2000 ईसा पूर्व से। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार होता था। वैदिक युग 2000 से 500 ईसा पूर्व में समुद्री गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है। फिर नंद और मौर्य युग 500 से 200 ईसा पूर्व। इस समय की मगध साम्राज्य की नौसेना को इतिहास में दर्ज दुनिया की पहली नौसेना माना गया है। इसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में जलमार्ग विभाग का उल्लेख है। इसके बाद सातवाहन राजवंश 200 से 220 ईसा पूर्व। ये जहाजों के प्रतीक चिन्ह वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे। फिर गुप्त राजवंश 320 से 500 ईसा पूर्व। समुद्री नौवाहन और समुद्री व्यापार का उल्लेख चीनी यात्रियों फायान और हुएनसांग की रचनाओं में मिलता है। मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसमें शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना 500 से अधिक जहाजों के साथ एक शक्तिशाली नौसेना बन गई थी। और आखिर में दक्षिण भारतीय राजवंश, इसमें चेरों के प्रसिद्ध बंदरगाह टिंडिस वर्तमान पेरियापट्टनम कोच्चि के पास और मुजिरिस वर्तमान पट्टनम कोच्चि के पास शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम जानेंगे ईरान के बारे में, जिसकी राजधानी है तेहरान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार ईरान ने फोर्डो संवर्धन संयंत्र की अधिक निगरानी के लिए सहमति प्रकट कर दी है। आइए सबसे पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। ईरान पश्चिम एशिया में अवस्थित है। भूमि सीमाएं देखें तो इसकी सीमाएं उत्तर में आर्मेनिया व अजरबैजान, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, पश्चिम में इराक तथा उत्तर पश्चिम में तुर्की से लगती हैं। वहीं ईरान की समुद्री सीमाएं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब से लगती हैं। इसके आसपास के जल निकाय कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हैं। ईरान की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की जलवायु में शुष्क और अर्ध शुष्क से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला में माउंट नबावंद है। यह मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। यहाँ की प्रमुख नदियां डेज, कारखे, करुण, दियाला आदि हैं।
ईरान में कई प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे कि तेल व प्राकृतिक गैस, कोयला, क्रोमियम, तांबा, लौह अयस्क, सीसा, मैग्नीज, जस्ता और सल्फर। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। आरबीआई ने जेपी मॉर्गन समर्थित फिनटेक कंपनी इन सॉल्यूशंस ग्लोबल ISG को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की मंजूरी दी। पेमेंट एग्रीगेटर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान तथा व्यवसायियों और ई-कॉमर्स द्वारा भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने रिटेल निवेशकों को स्टॉक ब्रोकर के जरिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक के फंड की सुरक्षा के लिए रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इन्विट फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। यह पारंपरिक इन्विट से अलग है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRHW है। इसे अमेरिकी थल सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अब तक अनुक्रमित सबसे पुराने होमोसेपियन DNA के विश्लेषण से लगभग 50,000 साल पहले होमोसेपियन और निएंडरथल के बीच इंटरब्रीडिंग का पता चलता है। निएंडरथल के कुछ जीन मनुष्यों में अधिक दिखाई देते हैं। यह प्रवृत्ति मानव के जीवित रहने में इन जीन्स के महत्व का सुझाव देती है। मणिपुर का हेंगबेंगाव माइक्रो सोलर पम्प्ड स्टोरेज सुविधा के जरिए प्रतिदिन प्रति घंटे बिजली प्राप्त कर रहा है। इसमें उच्च सौर विकिरण के दौरान निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक जल पंप करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हाल ही में नासा के परसीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर रिम के शीर्ष पर चढ़कर उपलब्धि हासिल की है। अब यह रोवर उन चट्टानों प्रारंभिक क्रस्ट के खंड तक पहुंच पाएगा जो क्षुद्र ग्रह के मंगल की सतह से टकराने से बहुत पहले अपने वर्तमान वाले स्वरूप में थी। US EPA ने ट्राइक्लोरोएथिलीन और परक्लोरोएथिलीन के निर्माण, प्रसंस्करण एवं उपयोग पर अंतिम प्रतिबंध की घोषणा की। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।